जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पोवर्टी गरीबी के बारे में। आज हम इस वीडियो में गरीबी से संबंधित गरीबी क्या है, गरीबी के प्रकार, गरीबी की श्रेणियाँ, गरीबी की ऐतिहासिकता, गरीबी के कारण, निवारण, गरीबी के क्या-क्या कारण हैं, किस कारण गरीबी होती है, गरीबी को रोकने के उपाय, निवारण, लोरेंज वक्र व गिनी गुणांक के बारे में बात करेंगे। जो गरीबी की अवधारणा है 1945 में जॉर्ज लोएक के द्वारा दी गई है। और भारत में जो गरीबी की गणना है भारत में एनएसओ करता है। जो भारत में नीति आयोग है वो गरीबी की गणना कैलोरी के आधार पर करता है। जो एनएसओ है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग खर्च के आधार पर करता है। गरीबी पोवर्टी, जब कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता है तो व्यक्ति गरीब कहलाता है तथा उसकी यह स्थिति गरीबी कहलाती है। जब कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो व्यक्ति क्या कहलाता है? गरीबी कहलाता है तथा उसकी यह स्थिति गरीबी कहलाती है। जब कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो व्यक्ति गरीबी कहलाता है तथा उसकी यह स्थिति गरीबी कहलाती है। गरीबी मूलतः वंचित से संबंधित है। यदि समाज का एक बड़ा हिस्सा निर्धनता से पीड़ित है तथा जीवन निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकता को प्राप्त नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में आर्थिक समृद्धि अर्थहीन हो जाती है। जो नीति आयोग है वो गरीबी की गणना कैलोरी के आधार पर करता है। जो एनएसओ है उपभोग खर्च, विश्व बैंक प्रतिदिन डॉलर 1.90 डॉलर यूएस डॉलर। जो गरीबी का दुष्चक्र है रैगनर नर्डसे के द्वारा दिया गया था। गरीबी के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी। जो सापेक्ष गरीबी है वह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। जो सापेक्ष गरीबी है वह यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। सापेक्ष गरीबी की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी देश या क्षेत्र के कुछ लोगों की आय या जीवन का स्तर सामान्य लोगों से भिन्न होता है। सापेक्ष गरीबी की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी देश या क्षेत्र में कुछ लोगों की आय या जीवन का स्तर सामान्य लोगों से भिन्न होता है। इस प्रकार की गरीबी का आकलन सामान्यतः विकसित राष्ट्रों के द्वारा किया जाता है। इसका मापन लोरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक के आधार पर किया जाता है। जो सापेक्ष गरीबी है, इस प्रकार की गरीबी का आकलन जो विकसित राष्ट्रों के द्वारा किया जाता है। इसका मापन लोरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक के आधार पर मापा जाता है। निरपेक्ष गरीबी, जो निरपेक्ष गरीबी है, इस स्थिति में मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता जैसे भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा इत्यादि का अभाव होता है। तो भारत में निरपेक्ष गरीबी का अनुमान लगाने के लिए गरीबी रेखा धारण प्रयोग किया जाता है। गरीबी रेखा वह रेखा होती है जो प्रति व्यक्ति औसत माह को व्यक्त करती है। जो गरीबी रेखा है वह रेखा होती है जो प्रति व्यक्ति औसत माह को व्यक्त करती है तथा जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। जिन लोगों का उपभोग वे गरीबी रेखा से कम है उन्हें निर्धन माना जाएगा। गरीबी ज्ञात करने के लिए इस विधि को हेड काउंट विधि भी कहते हैं। गरीबी रेखा, जिन लोगों का उपभोग वे गरीबी रेखा से कम है उन्हें निर्धन माना जाएगा। गरीबी ज्ञात करने के लिए इस विधि को हेड काउंट विधि भी कहा जाता है, हेड काउंट मेथड भी कहते हैं। 2015 में नीति आयोग द्वारा गरीबी की गणना का आधार निरपेक्ष गरीबी को स्वीकार किया गया है। जो नीति आयोग है के द्वारा जो गरीबी की गणना का आधार है निरपेक्ष गरीबी को स्वीकार किया गया है। गरीबी की श्रेणियां, प्रथम श्रेणी चिरकालिक निर्धन गरीब।
वह व्यक्ति या परिवार जो काफी लंबे समय से निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं तथा अपने मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, चिरकालिक निर्धन कहलाते हैं। प्रथम श्रेणी में, चिरकालिक श्रेणी में वह व्यक्ति आते हैं जो व्यक्ति या परिवार जो काफी लंबे समय से निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं तथा वे अपने मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, चिरकालिक निर्धन कहलाते हैं, जैसे कृषि श्रमिक, भूमिहीन श्रमिक आदि। द्वितीय श्रेणी में अल्पकालिक निर्धन, व्यक्ति या परिवार जो निर्धन व्यक्ति और गैर निर्धन के बीच आते हैं, जाते हैं, रहते हैं, तो अल्पकालीन गरीब कहलाते हैं, जैसे मौसमी मजदूरी। तृतीय श्रेणी में गैर निर्धन, वे व्यक्ति जो कभी निर्धन नहीं होते हैं, गैर निर्धन कहलाते हैं, जैसे सरकारी कर्मचारी, आय का एक निश्चित स्रोत होता है। गरीबी मापन की ऐतिहासिकता, गरीबी का पहला अनुमान दादाभाई नेहरू जी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। जो गरीबी का पहला अनुमान दादाभाई नेहरू जी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। उन्होंने 1867-68 में गरीबी का आकलन 16 रुपये से 35 रुपये प्रति व्यक्ति वर्ष के लिए किया था। जो गरीबी का पहला अनुमान दादाभाई नेहरू जी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। उन्होंने 1867-68 में गरीबी का आकलन 16 रुपये से 35 रुपये प्रति व्यक्ति के लिए किया था। बाद में 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी ने 15 रुपये से 25 रुपये प्रति व्यक्ति माह के बीच निर्धारित किया। डांडेकर और रथ का फार्मूला, स्वतंत्रता के बाद पहली बार वैज्ञानिक तरीके से गरीबी का निर्धारण किया गया। यानी स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो वैज्ञानिक तरीके से यानी साइंटिफिक मेथड के द्वारा गरीबी का निर्धारण किया गया। इसमें प्रयुक्त आंकड़ों के आधार पर आधार वर्ष 1960-61 या इसमें उपभोग खर्च के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया। इसमें ग्रामीण व शहरी दोनों के लिए औसत कैलोरी 2250 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित की गई। हाशिम एम सक्सेना समिति, हाशिम एम सक्सेना समिति का गठन 2012 में, इसकी रिपोर्ट दिसंबर 2012 में प्रस्तुत की गई। इसने शहर में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का अनुमान 70% के करीब लगाया था। सरकार ने योजना आयोग की सिफारिश पर इस समिति की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया। कुछ इसी तरह का प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एन.जी. सक्सेना समिति ने किया, जिसका गठन 2008 में, रिपोर्ट 2009 में दी। सी रंगराजन समिति का गठन 2012 में, रिपोर्ट 2014 में प्रस्तुत की। इसने तेंदुलकर समिति के आकलन के तरीकों को खारिज किया तथा गरीबी के आंकड़ों में भी संशोधन किया। जो शहरी क्षेत्र है उसमें 1407 माह और ग्रामीण क्षेत्र में 972 माह में 47 दिन में 2090 कैलोरी और 32 दिन में 2155 कैलोरी प्राप्त हो। रंगराजन समिति के हिसाब से वर्ष 2011-12 में 29.5 लोग गरीब थे और राजस्थान में 21.7 लोग गरीब थे। जो रंगराजन समिति है उनके हिसाब से वर्ष 2011-12 में 29.5 लोग गरीब थे और राजस्थान में 21.7 लोग गरीब थे। योजना आयोग का अनुमान, जो योजना आयोग है उसका अनुमान, योजना आयोग देश में गरीबी का आकलन एक नमूना सर्वेक्षण के आधार पर करता है। जो योजना आयोग है देश में गरीबी का आकलन एक नमूना सर्वेक्षण के आधार पर करता है, जिसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों में किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी योजना आयोग के द्वारा बताया गया है। जो योजना आयोग है देश में गरीबी का आकलन एक नमूना सर्वेक्षण के आधार पर करता है, जिसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों में किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी। वैश्विक स्तर पर वर्ष 2015 में विश्व बैंक द्वारा 2011 की कीमतों के अनुसार गरीबी रेखा $1.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है।
रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी 21% है। विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट पॉवर्टी एंड सोसाइटी प्रॉस्पेरिटी 2016 के अनुसार 2013 में विश्व की जनसंख्या का 10.7% हिस्सा गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रहा था, नीचे जीवन यापन कर रहा था। नीति आयोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जो नीति आयोग है मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी करता है। 2010 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनओ का संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से मानव विकास रिपोर्ट HDI ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया। हाल ही में नीति आयोग ने भी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सर्वाधिक गरीब है, जो भारत में सबसे ज़्यादा गरीबी है वह बिहार राज्य में 52%। बिहार कुपोषित की संख्या सर्वाधिक है। इसके बाद झारखंड व उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। सबसे पहले बिहार, फिर झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है गरीबी के मामले। केरल, गोवा व सिक्किम में गरीबी की संख्या सबसे कम है। जो केरल है और गोवा है वह सिक्किम है। यहाँ 3 राज्यों में सबसे कम गरीबी है क्रम के अनुसार। संघ शासित क्षेत्रों में सबसे गरीब दादर एवं नगर हवेली और लद्दाख, दमन दीव और चंडीगढ़ है। पुडुचेरी में गरीबों की संख्या सबसे कम है। रंगराजन समिति के अनुसार 3 सर्वाधिक निर्धन राज्य क्रमशः छत्तीसगढ़, मणिपुर व ओडिशा। जो रंगराजन समिति है उनके अनुसार 3 सर्वाधिक गरीब राज्य छत्तीसगढ़, मणिपुर और ओडिशा। रंगराजन समिति के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम निर्धनता क्रमशः अंडमान निकोबार में सर्वाधिक राज्य गोवा। दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक निर्धनता है। सामाजिक समूह के आधार पर ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक निर्धन समूह। ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति ST, शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति SC गरीबी है। धार्मिक समूह के आधार पर शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक निर्धनता मुसलमानों में पाई जाती है। जो धार्मिक समूह है उसमें समूह के आधार पर शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक निर्धनता मुसलमानों में पाई जाती है। रंगराजन समिति के अनुसार सर्वाधिक शहरी व ग्रामीण निर्धनता क्रमशः मणिपुर व छत्तीसगढ़ में है। सर्वाधिक निर्धनता की संख्या यूपी में है। जो सर्वाधिक निर्धनों की संख्या वह यूपी में है। राजस्थान के संदर्भ में रंगराजन समिति में निर्धनता, ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता का अनुपात 21.4% है और संख्या है 11.2 लाख। और शहरी क्षेत्र में निर्धनता का अनुपात है 22.5% है, जो संख्या है 39.5 लाख। और जो कुल निर्धनता का अनुपात है 21.7% है। जो निर्धनों की संख्या है वह 151.5 लाख है। गरीबी के कारण, क्या कारण है जिनसे गरीबी बढ़ती है? जनसंख्या विस्फोट यानी जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना, यह एक गरीबी का कारण है। क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है और संसाधनों में की कमी आती है और संसाधनों का जो बंटवारा है वो समान रूप से नहीं हो पाता, जिससे गरीबी GDP में तीव्र वृद्धि दर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP, सकल घरेलू उत्पाद में तीव्र वृद्धि से गरीबी के कारण, क्या कारण है जिससे गरीबी फैलती है? जनसंख्या विस्फोट पहला कारण बात कर चुके हैं। निम्न आर्थिक समृद्धि यानी निम्न गति से वृद्धि हो, विकास हो, तो यह भी गरीबी का कारण है। निम्न कृषि उत्पादकता, जो कृषि का उत्पादन है, प्रोडक्शन निम्न कम हो तो इससे भी गरीबी बढ़ती है। महंगाई, इन्फ्लेशन भी गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण है। बेरोजगारी के कारण भी गरीबी बढ़ती है। उद्यमशीलता का अभाव, जलवायु कारक, अंग्रेजों द्वारा किया गया शोषण, यह भी गरीबी का एक कारण है। सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर, यह भी गरीबी के कारण है। अब ऐसे क्या कारण है जिनके
जिनसे गरीबी को दूर किया जा सकता है, उनको नियंत्रण किया जा सकता है। जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण के माध्यम से गरीबी को दूर किया जा सकता है, यानी जनसंख्या पर कंट्रोल करके, जो जनसंख्या जिस तरह से तीव्र गति से बढ़ रही है उस पर नियंत्रण करके गरीबी को कम किया जा सकता है। जीडीपी में तीव्र वृद्धि, जीडीपी में तीव्र वृद्धि से ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट में तीव्र वृद्धि से जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है, गरीबी को रोका जा सकता है। रोजगार में नए अवसरों का सृजन, अगर रोजगार में नए अवसरों का सृजन होगा जिससे कि गरीबी को कम किया जा सकता है। आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को और अधिक समावेशी बनाना, जो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया है उसे और अधिक समावेशी बनाना। कृषि क्षेत्र का विकास, जो कृषि क्षेत्र है उसका विकास। कीमत स्थिर में स्थिरता, व्यवसाय तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन, स्वरोजगार के अवसरों का सृजन, बचत और पूंजी निर्माण की दर को बढ़ावा देना, आय के साधनों का समान वितरण हो। इन सभी कारणों के को अगर लागू किया जाए तो जो गरीबी है वो अपनी रेखा से बहुत कम नीचे हो सकती है, यानी गरीबी की जो स्तर है वो कम हो सकता है। लोरेंज वक्र, लोरेंज वक्र, लोरेंज वक्र को 1905 में मैक्स लोरेंज ने विकसित किया था। लोरेंज वक्र द्वारा किसी के लोगों के बीच आय विषमता को ज्ञात किया जा सकता है। लोरेंज वक्र का प्रत्येक बिंदु उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो एक निश्चित आय प्रतिशत में नीचे होते हैं, जो एक निश्चित आय प्रतिशत से नीचे होते हैं। यदि समाज के 10% लोगों के पास कुल आय का 10% भाग हो और कुल 20% लोगों के पास कुल आय का 20% भाग हो एवं इसी अनुपात में आगे बढ़ा जाए तो इसे प्रदर्शित करने वाली रेखा दोनों अक्षों के बीच 45 डिग्री अंश से होकर गुजरेगी। इसे हम निरपेक्ष समता रेखा या आदर्श रेखा कहते हैं। जो दोनों अक्षों के बीच 45 डिग्री अंश से होकर जो गुजरेगी इसे हम निरपेक्ष समता रेखा या आदर्श रेखा कहते हैं। लोरेंज वक्र समता रेखा के जितने करीब होगा आय की विषमता उतनी ही कम होगी। जो लोरेंज वक्र है, जो लोरेंज वक्र है, ये लोरेंज वक्र है। जो समता रेखा, जो लोरेंज वक्र है, समता रेखा के जितने करीब होगा, समता रेखा के जितने करीब होगा आय की विषमता उतनी ही कम होगी, तथा लोरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा से जितना दूर होगा जो आय की विषमता है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। ये निरपेक्ष समता रेखा है, ये लोरेंज वक्र है। जनसंख्या व आय के बीच असमानता को दर्शाता है, असमान संबंध प्रस्तुत करता है। गिनी गुणांक, गिनी गुणांक वर्ष 1912 में इटली के सांख्यिकी विद कोरेडो गिनी द्वारा विकसित किया गया था। यह लोरेंज वक्र का गणितीय रूप है। यह आय के विवरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि है। यह वास्तविक लोरेंज वक्र तथा निरपेक्ष रेखा के बीच का क्षेत्रफल तथा निरपेक्ष समता रेखा के नीचे संपूर्ण क्षेत्र के बीच अनुपात को प्रदर्शित करता है। जो गिनी गुणांक है, कोरेडो गिनी गुणांक, गिनी गुणांक का मान जो 0 से लेकर 1 के बीच होता है, जो गिनी गुणांक है उसका मान 0 से लेकर 1 के बीच होता है। अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान 0 हो सकता है। यदि गिनी गुणांक का जो गुणांक 0 है तो यह निरपेक्ष समानता को दर्शाता है। यदि गिनी गुणांक है उसका गुणांक 0 है तो वह निरपेक्ष समानता को दर्शाता है। यदि गिनी गुणांक का जो गुणांक 0 है तो निरपेक्ष समानता को दर्शाता है, और जबकि गिनी गुणांक का मान 1 है तो यह निरपेक्ष विषमता को दर्शाता है। सामान्यतः गिनी गुणांक का मान 0.3 से लेकर 0.7 के बीच होता है। गिनी गुणांक 1 से 0 के बीच और माना जाता है, समानता में वृद्धि करता है। तो सभी कंपटीशन की तैयारी करने वालों को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट हो तो वीडियो के कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।